नमस्कार। तो चलिए आज उन दस्तावेजों पर बात करते हैं जो हमें भारत के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में वापस ले जाते हैं। हाँ, आज़ादी के फौरन बाद का दौर। बिल्कुल। विषय है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और भारत के मुस्तकबिल के लिए उनका तालीमी नजरिया। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो मौलाना आज़ाद एजुकेशन एंड इंडियाज़ डेस्टिनी के कुछ हिस्से हैं। और जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो एक बात बार बार जहन में आ रही थी। क्या? कि आज़ादी के बाद के पहले शिक्षा मंत्री की सोच आज के इस विकसित भारत के सपने से मतलब कितनी अलग है या शायद कितनी मिलती जुलती है। बहुत दिलचस्प सवाल है और इसकी शुरुआत एक बहुत ही अनोखे विचार से कर सकते हैं। हाँ, बताइए। जब देश नया नया आज़ाद हुआ था तो हर कोई बांध, फैक्ट्री, आर्थिक विकास, इन सब की बातें कर रहा था। जाहिर है। पर मौलाना आज़ाद की तरक्की की परिभाषा कुछ और ही थी। उनके लिए तरक्की का मतलब सिर्फ दौलत या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो फिर क्या था? उनके लिए तरक्की थी तालीम का वो नूर, वो रोशनी जो इंसान के अंदर उसके ज़मीर को रोशन करती है। अच्छा। उनकी सबसे बुनियादी सोच जो इन दस्तावेजों में बार बार सामने आती है वो ये है कि अगर तालीम दिल से दी जाए तो समाज में इनकलाब आ सकता है। दिल से दी गई तालीम, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नैतिक शिक्षा की बात हो रही है? क्योंकि आज के डिजिटल दौर में जहां सब कुछ डेटा और स्किल पर है, ये दिल की तालीम की बात थोड़ी पुरानी सी लग सकती है। सही बात है। उनका एक मशहूर कॉल है कि हिंदुस्तान की तकदीर उस वक्त बदलेगी जब हर बच्चा, हर घर में तालीम की रोशनी होगी। तो क्या वो रोशनी सिर्फ किताबी ज्ञान की थी? नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प नुक्ता है। दिल की तालीम का मतलब कोई अलग से मॉरल साइंस की क्लास नहीं थी। तो फिर? ये एक नजरिया था, एक तरीका था। दस्तावेज इस पर बहुत साफ है। इसका मतलब था कि जब आप इतिहास पढ़ाएं तो सिर्फ तारीखों और जंगों की तरह नहीं, बल्कि उसके इंसानी पहलू को महसूस कराते हुए पढ़ाएं। उन फैसलों के पीछे की इंसानियत या हैवानियत को सामने लाएं। यानी ज्ञान को एक संदर्भ, एक कॉन्टेक्स्ट देना। बिल्कुल। जब विज्ञान पढ़ाएं तो सिर्फ फॉर्मूलों की तरह नहीं, बल्कि उसकी नैतिक दुविधाओं के साथ। एटम बम बनाने की ताकत क्या जिम्मेदारियां लाती है, ये सवाल पूछना। समझ गया। तो जोर इस पर था कि आप कैसे पढ़ाते हैं, न कि सिर्फ क्या पढ़ाते हैं। एकदम सही। मतलब एक ऐसी तालीम जो आपको सिर्फ एक अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर ना बनाए, बल्कि एक सोचने समझने वाला, मेहरबान और जिम्मेदार इंसान बनाए। जैसा कि स्रोत में लिखा भी है, वो तालीम जो इंसान को मेहरबान, सोचने वाला और जिम्मेदार बनाए। ये तो सिर्फ डिग्रियां लेने से कहीं ज्यादा गहरी बात हो गई। ये तो इंसान के किरदार को गढ़ने की बात हो रही है। किरदार को गढ़ने की, बिल्कुल सही। और आज की भाषा में कहें तो ये होलिस्टिक या इंक्लूसिव एजुकेशन की बहस से सीधे जुड़ता है। अच्छा। उनके लिए शिक्षा का मकसद दिमाग में जानकारी भरना नहीं था, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना था जिनमें हमदर्दी हो, इंसाफ की भावना हो। और ये सिर्फ कोई आदर्शवादी ख्याल नहीं था। उन्हें लगता था कि यही एक मजबूत समाज की नींव है। एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे के दर्द को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि महसूस करें और उसे दूर करने के लिए साथ आएं। ठीक है। इंसानियत और हमदर्दी की बात तो एक व्यक्ति के स्तर पर हुई, लेकिन आजाद इस सोच को पूरे देश के पैमाने पर कैसे ले जाना चाहते थे? क्योंकि राष्ट्रीय एकता तो उनका दूसरा सबसे बड़ा मकसद था, ना, खासकर उस दौर में। हाँ, जब देश मजहब के नाम पर अभी अभी बटा था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। तो वो इंसानियत की इसी भावना को राष्ट्रीय एकता का आधार मानते थे। उनका भारत का जो तस्वुर था वो मजहब, जबान, रंग, इन सब दीवारों से बहुत ऊंचा था। उनका मानना था कि असली तरक्की तभी हो सकती है जब हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। जैसा स्रोत में उनकी सोच साफ दिखती है, तरक्की सिर्फ तब मुमकिन है जब हम अपनी मुख्तलिफ पहचानों के बावजूद एक मुल्क, एक कौम बनकर सोचें। ये कोई सियासी नारा नहीं था उनके लिए? नहीं, ये एक एजुकेशनल फलसफा था। स्रोत में वो मंदिर की घंटी और मस्जिद की आजान वाली मिसाल भी है। वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हाँ, एक खूबसूरत मिसाल है। लेकिन क्या ये दस्तावेज इस पर रोशनी डालते हैं कि इसे हकीकत में लागू करना कितना मुश्किल था, खासकर बंटवारे के फौरन बाद के माहौल में? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत ये साफ करते हैं कि आजाद इन मुश्किलों को जानते थे। वो ख्यालों की दुनिया में नहीं जी रहे थे। तो फिर उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था, नफरत और बंटवारे का इलाज सिर्फ और सिर्फ सही तालीम है। सिर्फ तालीम? हाँ, वो मानते थे कि स्कूलों और कॉलेजों में ही हम अगली पीढ़ी को ये सिखा सकते हैं कि अनेकता कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
इसीलिए वो चाहते थे कि सिलेबस ऐसा हो जो बच्चों को भारत की मिलीजुली संस्कृति से वाकिफ कराए। बिल्कुल, कंपोजिट कल्चर की खूबसूरती से। तो हाँ, ये आदर्शवादी था, पर उनके हिसाब से यही एकमात्र प्रैक्टिकल और लंबा चलने वाला रास्ता था। तो ये सिर्फ जज्बाती बातें नहीं थी, इसके पीछे एक ठोस प्लान था। बिल्कुल। और इसी प्लान को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने बड़े बड़े संस्थानों की नींव रखी। हम अक्सर IITs और UGC का जिक्र करते हैं। हाँ, करते हैं। लेकिन मुझे लगता है हम ये नहीं समझते कि उस वक्त ये कितने क्रांतिकारी कदम थे। बिल्कुल, आज हमें ये बहुत सामान्य लगता है, पर सोचिए 1950 का दशक, एक नया गरीब देश। हाँ। और उसका शिक्षा मंत्री कह रहा है कि हमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाने हैं। IITs की स्थापना सिर्फ इंजीनियर बनाने के लिए नहीं थी। तो फिर यह आत्मनिर्भरता का एक ऐलान था। ये कहना था कि हम अपने मुल्क की तकदीर लिखने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। इल्म को एक ताकत बनाने का कदम। बिल्कुल। और UGC के बारे में क्या, वो क्यों इतना जरूरी था? UGC का आइडिया तो और भी गहरा था। भारत इतना बड़ा देश है, हर राज्य, हर यूनिवर्सिटी की अपनी दुनिया है। सही बात है। UGC की स्थापना सिर्फ यूनिवर्सिटी को पैसा देने के लिए नहीं थी। ये एक सेंट्रल बॉडी थी जो इतने बड़े देश में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बनाए रखे। अच्छा। ये उनकी अनेकता में एकता वाली सोच का एक ढांचागत, एक स्ट्रक्चरल जवाब था, ताकि चाहे कोई छात्र केरला में पढ़े या कश्मीर में, उसे एक स्तर की बेहतरीन शिक्षा मिले। और उन्होंने मदरसों पे भी जोर दिया। हाँ, ताकि तालीम समाज के हर तबके तक पहुंचे। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि अगर वो आज हमारे बीच होते तो क्या करते। आज के डिजिटल युग में उनका नजरिया क्या होता। स्रोत में इस पर एक बहुत अच्छी कल्पना की गई है। लेखक कहता है वो शायद एक लैपटॉप के साथ मदरसों में डिजिटल तालीम ला रहे होते। अच्छा। वो तकनीक को खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े मौके की तरह देखते। एक ऐसा जरिया जिससे ज्ञान को देश के हर कोने तक, हर बच्चे तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन वो कोई चेतावनी भी देते? हाँ, बिल्कुल। उनका पैगाम आज की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत साफ होता, जैसा स्रोत इशारा करता है। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या जेनेटिक रिसर्च, इल्म को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करो, ना कि सिर्फ मुनाफे या ताकत के लिए। ये तो सीधी चुनौती है। हाँ, आज के ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट वाले माइंडसेट को सीधी चुनौती है। वो पूछते कि इस तकनीकी तरक्की से क्या समाज में बराबरी बढ़ रही है, क्या लोगों में हमदर्दी बढ़ रही है? ये सवाल तो सीधा आज की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों और सरकारों से है। क्या हमारी तकनीकी तरक्की इंसानियत के पैमाने पर खरी उतर रही है, या हम सिर्फ रफ्तार की अंधी दौड़ में लगे हैं? और मुझे लगता है इसी सवाल से उनका वो सबसे जरूरी विचार जुड़ा है। हाँ, वो विचार जो उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। बिल्कुल, वो विचार जो शायद आजाद की पूरी सोच का सार है। शुरुआत से लाइन मुझे बहुत ताकतवर लगती है। कौन सी? तरक्की की रफ्तार से ज्यादा जरूरी है उसका रुख। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर आज के दौर में ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो फिर ये सही रुख, ये सही दिशा क्या है? उनके नजरिए में सही रुख का मतलब था एक ऐसा मुल्क बनाना जहां हर दिमाग सोचने के लिए आजाद हो और हर दिल इंसाफ और रहमत से भरपूर हो। वाह। देखिए, ये तरक्की को GDP के आंकड़ों में नहीं मापता, नहीं, ये उसे इंसानी मूल्यों में मापता है। इस नजरिए से तरक्की का मतलब सिर्फ बुलेट ट्रेन चलाना नहीं, बल्कि ये भी पक्का करना है कि उस ट्रेन में सफर करने वाले हर इंसान के मन में दूसरे के लिए इज्जत हो। ये मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स वाली सोच को चुनौती देता है। वो पूछते, तेजी से बढ़कर कहाँ पहुंच रहे हो, और इस रफ्तार की इंसानी कीमत क्या है? और इस नजरिए में तो एक टीचर का रोल पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। वो सिर्फ सिलेबस पूरा करने वाला एक मुलाजिम नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। इस नजरिए में हर टीचर एक रहनुमा है, एक गाइड है, जिसका काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि बच्चों में सवाल पूछने का हौसला पैदा करना है। और हर स्टूडेंट एक उम्मीद। हाँ, हर स्टूडेंट सिर्फ एक रोल नंबर नहीं, बल्कि एक उम्मीद है, एक ऐसे भविष्य की उम्मीद जो ज्यादा इंसाफ पसंद और ज्यादा हमदर्द हो। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इतने सालों बाद मौलाना आजाद का पैगाम आज भी जिंदा है, और शायद पहले से ज्यादा जरूरी है। हाँ, तालीम से रोशन दिल और इल्म से रोशन वतन। उनका ख्वाब एक ऐसे भारत का था जो इल्म में आगे हो, इंसानियत में बेहतरीन हो और वहदत यानी एकता में मजबूत हो। और इन दस्तावेजों को पढ़कर लगता है कि यह हम पर एक सीधी जिम्मेदारी डालता है, उनके ख्वाब को अपने अमल से पूरा करना। और ये पूरी बातचीत आकर एक सवाल पर रुकती है ना? कौन सा सवाल? आज के दौर में जब जानकारी और डेटा का सैलाब है, जब हर सवाल का जवाब गूगल पर एक क्लिक दूर है, तब मौलाना आजाद की दिल की तालीम का विचार एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या?
क्या हमारा असली काम सिर्फ और ज्यादा जानकारी हासिल करना में ही है, बल्कि उस जानकारी को इंसानियत, हमदर्दी और जिम्मेदारी के फिल्टर से गुजारना सीखना है? तरक्की से इंसाफ तक का सफ़र शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।